दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे वो सिगरेट हो या शराब हो, ये दोनों ही बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इनसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग कैंसर से बचने के लिए, हानिकारक बीमारियों से बचने के लिए शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर का जो खाना होता है या शादी बारातों का या होटल का जो खाना होता है, उस खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए जो उसके अंदर मसाले मिलाए जाते हैं, वो भी काफी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं, जिनसे भी आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि आपको सिगरेट और आपको शराब पीने से होती हैं। तो आज हम समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, क्या खराब मसाले होते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। और इस प्रेजेंटेशन में हम डिटेल से समझेंगे कि रोजमर्रा के खाने में कैसे जहर घोला जा रहा है और इनसे आप कैसे बच सकते हैं, इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के हमारे वीडियो के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एथिलीन ऑक्साइड क्या है और यह मसाले में कैसे आता है, इस पे हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाम भारतीय खाद्य सुरक्षा अर्थात FSSAI की लापरवाही क्या है, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे अमेरिका और यूरोप में भारतीय उत्पादों के जो होता है रिजेक्शन की पूरी कहानी क्या हो चुकी, उसको हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे किसानों की मजबूती और पूरे FMCG के सेक्टर का कड़वा सच क्या है, उसको हम देखेंगे। और खुद को बचाने के क्या व्यवहारिक उपाय हैं और चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखा जाए तो 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग के फूड सेफ्टी सेंटर ने अर्थात MDH ने और एवरेस्ट के कुछ मसालों पर बैन लग गया। अर्थात हांगकांग के अंदर हम लोग मसाले को इंपोर्ट करते हैं भारत से, लेकिन वहां पे जो MDH जो कि बहुत बड़ी कंपनी मसाले की है और एवरेस्ट जो है वो भी बहुत बड़ी कंपनी मसाले की है, इनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। कहां पे बैन कर दिया गया, हांगकांग में 5 अप्रैल 2024 को। वहीं पे थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो इन मसालों में जो था एथिलीन ऑक्साइड जो है नाम के खतरनाक केमिकल की मात्रा बहुत अधिक पाई गई। कौन सी पाई गई कि इसके अंदर जो एथिलीन ऑक्साइड होता है केमिकल, जो एक निश्चित मात्रा से ज्यादा बहुत था, इसलिए इस पे बैन किया गया। इस केमिकल का सीधा संबंध जो होता है कैंसर से है और कई विकसित देशों में यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अर्थात एथिलीन ऑक्साइड तो वैसे तो बहुत सारे देशों में प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी कुछ देश अगर कुछ निश्चित मात्रा से कम पाए जाते हैं तो उनको यूज में ले लिया जाता है, क्योंकि इससे कैंसर होने की बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं। इसके तुरंत बाद सिंगापुर और मालदीव ने भी इन मसालों को अपने देश में बैन कर दिया। वहीं पे सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर ने भी और मालदीव ने भी अपने देशों में जो होता है इनके MDH और एवरेस्ट के मसालों को तुरंत बैन कर दिया। आप सोचो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये जब स्वतंत्र रूप से इन भारतीय मसालों की कड़ी टेस्टिंग कर रहे हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है, अब वो भारतीय मसालों की अच्छे से टेस्टिंग करते हैं। अगर अच्छा उनको लगेगा, उनके जो होता है उनके मानक को पास कर पाएगा, तभी वो अपने देश के अंदर मसाले लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ चंद मसालों तक सीमित नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं कि बस चलो मसालों में ही समस्या है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके पिछले 4 सालों में यूरोपियन यूनियन ने 500 से अधिक भारतीय उत्पादों को रिजेक्ट कर दिया। आप समझो कि भारतीय यूनियन ने कितने हैं, 500 से अधिक जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया भारत के मसालों के। इन 527 उत्पादों में ड्राई फ्रूट्स हैं, हर्ब्स हैं, आइसक्रीम है और सब्जियां तक भी शामिल है। आप समझो कि बताओ यूरोपीय यूनियन ने हमारे जो देश थे अर्थात हमारे यहाँ का जो मसाला था, बहुत सारे प्रोडक्ट को 527 चीजों को रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा अमेरिका ने भी MDH के 31% एक्सपोर्ट को वापस भेज दिया है, क्योंकि उनमें सल्मोनेला बैक्टीरिया पाया गया। आप समझो कि अमेरिका जो हमारे देश से MDH का मसाला बाई करता था अर्थात खरीदता था, उसने भी 31% को वापस कर दिया रिजेक्ट करके कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया पाया जा रहा, इसलिए हम इसको आपके यहाँ वापस कर दे हैं। वहीं पे सल्मोनेला के कारण गंभीर फूड
पॉइजनिंग, डायरिया और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए उन्होंने बैन कर दिया। हमें यह सब इसलिए पता चला क्योंकि विदेशी एजेंसियां अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं, जबकि हमारे टीवी चैनल्स तो खामोश हैं। आप समझो कि भारत के अंदर ऐसा कुछ भी आपको नहीं सुनाई देगा कि उस मसाले में इतनी ज्यादा मिलावट है, उस प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा मिलावट है, क्योंकि भारत के न्यूज वाले जो हैं वो सभी एक प्रकार से बिके हुए हैं, अर्थात वो सच्चाई पे नहीं बात करते हैं। बस उनका जहां पे टीआरपी बढ़ता है, जिस पे ज्यादा व्यूज आते हैं, बस वो उसी टॉपिक को लेकर बैठते हैं, सच्चाई से उनका कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। जब इन कंपनियों ने सवाल किया गया, अर्थात इन कंपनियों से जब पूछा गया, तो उनका जवाब था कि उन्हें भारत के स्पाइस बोर्ड से पूरी मंजूरी मिली हुई है। अर्थात उन्होंने कहा कि हमें तो भारत ने पूरी मंजूरी दी है बेचने के लिए। वहीं पे हमारे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी एफएसएसएआई की है, लेकिन उन्होंने टेस्टिंग के लिए 20 दिन का समय मांगा है। अब जो है भारत ने उसको टेस्टिंग के लिए 20 दिनों का समय मांगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक आम नागरिक ने खुद 4 दिन में प्राइवेट लैब से रिपोर्ट निकला ली और देखा कि 4 दिन में ही उसने जो है देखा कि इसमें बहुत सारी समस्याएं पाई जा रही। उस लैब रिपोर्ट में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा जो 7.57 mg पर केजी पाई गई, जो तय सीमा से 0 mg पर केजी से 70 गुना ज्यादा है। आप समझो कि एथिलीन ऑक्साइड जो होना चाहिए था 0.1, कितना निकला 7.57, जो कि 70 गुना हमारी निश्चित मात्रा से ज्यादा है। जिस जिस काम को एक आम इंसान कुछ दिनों में कर सकता है, सरकारी एजेंसी का यह रवैया उनकी गंभीरता पर बड़े सवाल खड़े करता है। सोचो कि जो नॉर्मल आदमी उसको कुछ ही दिनों में कर सकता है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं ये काम कर सकती है? तो इसके पीछे कुछ गवर्नमेंट का अपना मकसद चलता है, तो उस पर तो हम बात नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं, आखिर यह एथिलीन ऑक्साइड है क्या? ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एथिलीन ऑक्साइड पाया जा रहा है तो ये होता क्या, ये मालूम होना चाहिए। तो यह अगर बात करें तो यह एक फॉसिल फ्यूल्स से बचने वाली एक ज्वलनशील और रंगहीन गैस होती है। कैसी होती है? फॉसिल फ्यूल से बचने वाली जो होती है, अर्थात तो फ्यूल से बनने वाली फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, उनसे बनने वाली जो होती है ज्वलनशील और रंगहीन एक गैस होती है। इसका जो इस्तेमाल होता है मसालों की फ्यूमिगेशन, यानी उन्हें बैक्टीरिया और फंगस से मुक्त करने के लिए किया जाता है। चौंकाने वाली बात है कि इस गैस का इस्तेमाल खेतों में नहीं बल्कि उत्पादन के बाद फैक्ट्रियों के स्टोरेज में होता है। यानी अगर मसालों में यह केमिकल मिल रहा है तो इसमें किसान की कोई गलती नहीं है, बल्कि यह कंपनियों की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब कंपनियां इसमें मिला रहे हैं तो किसानों का इसमें क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि किसान तो नहीं मिला रहे, क्योंकि इसको तो जैसे मान लो यहाँ पे बड़ी फैक्ट्री है, इसमें रखा गया, वहां पे एथिलीन ऑक्साइड को मिलाया जाता है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर अर्थात IARC इसे ग्रुप 1 जो होता है कार्सिनोजन मानती, यानी यह पक्का कैंसर पैदा करता है। आप समझो कि एथिलीन ऑक्साइड कितना ज्यादा खतरनाक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, एथिलीन ऑक्साइड से मसालों को साफ करने के बाद एरिसियन नाम की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें गैस को बाहर निकाला जाता है। अर्थात फिर यहाँ पे क्या होता है, एरिसियन नाम की एक प्रोसेस होती है जिसमें गैस को बाहर निकाला जाता है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, अगर एरेसियन ठीक से नहीं हुआ तो यह जहरीली केमिकल खाने में ही रह जाती है। क्योंकि गैस को तो इसे पूरा बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि गैस को पहले मिलाया गया तो गैस को बाहर निकालना है। लेकिन कभी कभी ये गैस अच्छे से जब नहीं निकाली जाती है तो यही उसके अंदर रह के जहर का काम करने लगती है। यह केमिकल आगे चलकर अन्य घातक रसायनों जैसे कि एथिलीन ग्लाइकल में बदल जाता है, जिसे जो उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई थी, था जो एथिलीन ग्लाइकाल बन जाता है, जो कि आपने देखा था अभी उज्बेकिस्तान जैसे था तो कुछ राज्य में जो सिरप पीने से जैसे बच्चों की मौत हो गई थी, वही केमिकल यहाँ पे बन जाता है। इसकी थोड़ी मात्रा में सेवन भी जो होता है लिम्फोमा और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। वहीं पे बात करें तो यह आपके सेल्स था डीएनए में स्थायी म्यूटेशन कर सकती है, जिससे असर आपकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ सकता है। आप समझो कितना ज्यादा खतरनाक है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। इन खतरों को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने एथिलीन ऑक्साइड पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, अर्थात लिमिट जो है 0.1 मिलीग्राम पर केजी होनी चाहिए। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट देखा जाए तो अप्रैल 2024 में भारत सरकार ने
पेस्टिसाइड्स की अनुमत सीमा को देखा कि ये 10 गुना तक बढ़ा दिया गया। पहले यह लिमिट 0.01 mg पर केजी थी, जिसे बढ़ाकर 0.1 mg पर केजी कर दिया गया, वह भी जो है किसी फील्ड ट्रायल के। एफएसआई का बेतुका बहाना था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि विदेशों से आने वाले खाद्य उत्पादों को भारत में आसानी से लाया जा सके। यानी विदेश से जो हमारे देश में अपना खराब खाना भेजना चाहते हैं, सरकार ने उनके लिए अपने नागरिकों की सेहत को ताक पर रख दिया। आप समझो कि गवर्नमेंट यहाँ की क्या कर रही है। थोड़ा सा भी अगर इस पे काम करे गवर्नमेंट, तो ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप थोड़ा सा बात करते हैं, मामला सिर्फ मसालों का नहीं है और एथिलीन ऑक्साइड का नहीं है, हमारे पूरे खाद्य तंत्र में जहर फैला हुआ, अर्थात हम जो भी आज खा रहे हैं उन सभी में जहर फैला हुआ है। हाल ही में यूरोप ने भारत से आयात की गई हल्दी में क्लोरोफिराइड्स नाम का एक बेहद घातक कीटनाशक पाया है। यह कीटनाशक बच्चों के दिमाग विकास को रोकता है और दुनिया के कई देशों में पूरी तरह से बैन भी है, फिर भी ये भारत से आज देख सकते पाया जा रहा है। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के अनुसार चीन के मुकाबले भारत से जाने वाले जो तो शिपमेंट के रिजेक्ट होने के चांस 7 गुना ज्यादा है। अर्थात चीन जब इंपोर्ट करता है दूसरे देश को तो उसके बहुत ही रिजेक्ट होने के चांस कम होते हैं, लेकिन भारत के जो थे 7 गुना ज्यादा चांस है जहाज की रिजेक्ट हो जाएंगे चाइना की तुलना में। भारत के पीनट बटर, चावल और जानवरों के चारे में भी सीसा और मरकरी जैसे खतरनाक केमिकल्स मिल चुके हैं। आप समझो कि हर जगह खतरनाक केमिकल्स आ चुके हैं। वहीं पे इस जहरीले तंत्र के शिकार सिर्फ हम उपभोक्ता नहीं है बल्कि हमारे किसान भी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर साल 11,000 किसान कीटनाशकों के कारण जान गंवाते हैं। इनमें 6500 लगभग 60% भारतीय किसान होते हैं। यह आंकड़ा डराने वाला है। बड़ी बड़ी रासायनिक कंपनियां किसानों पर दबाव डालती हैं कि अच्छी फसल के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना होगा। यहां तक कि तथाकथित बायोपेस्टिसाइड के नाम पर भी सिर्फ केमिकल्स का कंटेंटर अर्थात तो कांटेल बेचा जा रहा है। आप समझो कि किसानों को भी कितने बड़े स्तर पे अब ठगा जा रहा है। तो जो रसायन दूसरे देशों में बैन हो चुके हैं उन्हें भारत में ढलने से बेचा जा रहा है। आज भारत में 292 कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं। कितने? 292, बहुत ज्यादा मात्रा में। 2015 में सरकार ने अनुपम वर्मा कमेटी बनाई जिसमें 66 खतरनाक कीटनाशकों का जो होता रिव्यू किया गया। कमेटी ने साफ किया कि इनमें 27 कीटनाशक इतने खतरनाक हैं कि इन्हें तुरंत बैन कर देना चाहिए, लेकिन केमिकल कंपनियां और मंत्रालयों के दबाव के कारण सरकार ने सालों तक कोई कदम नहीं उठाया। अंततः 2033 में सरकार ने 27 के बजाय केवल अर्थात 2023 में 27 के बजाय केवल 3 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाया। बाकी 24 आज भी हमारे खेतों में डाले जा रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। इन सब के बीच अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिक फूड एक सुरक्षित विकल्प है तो उसकी सच्चाई भी आपको जान लेना है, क्योंकि आज जो किसानों को ये बताया जाता है कि अगर आप ऑर्गेनिक फूड करते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, ये खाना खाने लोग यहाँ की फसल बनेंगे, लेकिन इसके भी पीछे बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। क्या हो रहा है? अमेरिका के कृषि विभाग अर्थात यूएसडीए ने भारत के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सिस्टम को अपर्याप्त बताकर उसे मान्यता देने से मना कर दिया। आप समझो, अमेरिका ने मान्यता ही नहीं दी कि हम आपका जो होता है ऑर्गेनिक खेती को देंगे। यूरोप की एक रिपोर्ट में भी पाया गया कि भारत से आने वाले ऑर्गेनिक बीन्स और चावल में भी कीटनाशक मिले हैं, अर्थात तो इसके अंदर भी कीटनाशक पाए जाने। आप समझो ऑर्गेनिक हम खेती कर रहे हैं तो वहां पे कीटनाशक कहां से आ गए? हालांकि सामान्य खाने की तुलना में ऑर्गेनिक फूड अभी भी बेहतर विकल्प है, लेकिन इस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया सकता। वैसे थोड़ा बहुत अच्छा है ऑर्गेनिक खेती का, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है जो हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा। यह साफ दर्शाता है कि जब तक रेगुलेटरी सिस्टम सख्त नहीं होगा कोई भी लेवल आपको पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर दे सकता है। तो आज अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। तो ये सवाल उठता है कि अब इन जहरीले केमिकल से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ढाल की तरह यूज करना है। किसी भी पैकेट के पीछे लिखी इंग्रेडिएंट की फोटो आपको खींचना है और इसे चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे टूल्स पर अपलोड करें
और पूछे क्या इसमें कोई हानिकारक तत्व है। एआई टूल्स है तुरंत आपको बता देगा इसमें हानिकारक है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे आज हो सकता है ऐसी बहुत सारे भारत की कंपनियां जो बना रही खाने वाले, हो सकता है उस पर हानिकारक केमिकल्स को उस पर लिखती भी ना हो, तो भी आपको ज्यादा ज्यादा पैकेट फूड वगैरह नहीं खाने चाहिए, नॉर्मल चीजों को ही खाना ज्यादा पसंद करना चाहिए। वहीं पे एआई टूल्स सीधे किसानों से ताजा उत्पाद खरीदने की कोशिश भी करते हैं। ऐसा करने से आप बिचौलियों से, कंपनियों की लंबे स्टोरेज से बच सकते हैं। तो आज हमने यहाँ तक काफी चीजों को समझा है कि किस प्रकार से किसानों को या हमारे शहर के अंदर कैसे फूड पॉइजनिंग होती है, कैसे मसालों में होती है। तो अर्थात देख सकते हैं कि भारत देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पे लापरवाही के साथ में काम किया जाता है, जिससे बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा है, आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।